मैं हूं ओमकार चौधरी। बहुत सालों पहले एक फिल्म आई थी जिसमें एक बड़ा मशहूर गाना था। मशहूर एक्चुअल में उस गाने के बाद बरेली हो गया। और वो गाना क्या था? बरेली के बाजार में झुमका गिरा रहे। लेकिन बरेली के बाजार में आजकल बुलडोजर दिखाई दे रहे हैं, दुकानें गिर रही हैं, रिजॉर्ट्स गिर रहे हैं। क्या क्या गिर रहा है, इस पर आज चर्चा करेंगे। और ये क्यों गिर रहे हैं, जरा इस पर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा तो ये भी हो रही है आजकल के बहुत कुछ गिरने वाला है। क्या योजनाएं हैं बाबा की, ये जरा जानेंगे। लखनऊ में ही बैठे हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, दोनों जुड़ गए हैं मेरे साथ। उनका स्वागत कर लेते हैं। बाबा रामदास जी आपका भी, और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय हो, जय श्री राम। तो भट्ट साहब आपके पास ही आते हैं। आज तो बहुत सारी कार्रवाइयां हुई हैं बरेली में। बुलडोजर पहुंच गए, इनके बहनोई हैं या दामाद हैं, वो मोहसिन करके वो आए, झगड़े, उसके बाद वापस घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उनको घर में से ही खींच लिया, उसके बाद जीप में बैठाया और सरकारी काम में बाधा डालने और अफसरों के साथ तूम तड़ाक करने के आरोप में अंदर कर दिया है। वैसे कई और गिरफ्तार हुए हैं और कई की चाल बड़ी मतवाली है। एक और गाना मुझे याद आ रहा है, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दें तो फिर मेरी चाल देख ले। तो कुछ उसी अंदाज में मुझे कुछ कुछ दृश्य दिखाई दिए। लाइन से खड़ा करा दो सर, लाइन से सर, लाइन से खड़ा करा दो, लाइन से खड़ा करा दो सर। लाइन से खड़ा करा सर, सबके चेहरे दिख जाए। ऐसे ही, ऐसे ही। ये मीडिया के लोग भी पूरा जुलूस निकाल देते हैं जब अपने पे आते हैं। तो कम नहीं है, आप भी तो गलत बयानी कर रहे हैं, आप भी तो उनको दुख को बढ़ा रहे हैं। हाथ जोड़कर के खड़े हुए हैं जिनके हाथों में पत्थर थे और जो पुलिस से भिड़ रहे थे, जो मार्केट में एक दहशत का वातावरण पैदा कर रहे थे, अब या तो वो लंगड़ाते हुए देखे जाते हैं या फिर लंगड़ा करके चल रहे हैं। और जो बुलडोजर बाबा की कार्रवाई है वो तो आप जानते ही। अब मौलाना को जेल भेजा जा चुका है दिव्या, और अब जिला प्रशासन की मंशा है कि जो भी मौलाना फकीर को सपोर्ट कर रहा है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, तो उनको सबक सिखाया जा रहा है। तीसरे दिन जब सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि आज भी जो है हम सफर बलात्कार जो जी वीरेंद्र जी, आप ही के पास आते हैं। पहले मैं कह रहा हूँ कि आपका बयान बहुत घनघोर आपत्तिजनक है। एक तो वहां तोड़ाई हो रही है और वो लोग कह रहे हैं कि हमारा कोई दामाद नहीं है, कोई हमारा साला नहीं है, कोई हमारा बहनोई नहीं है। ये सब लोग, ये सब जो अपना किया है अपना अलग भरे, और आप जबरदस्ती उनके ऊपर इश्तिहारी थोप रहे हैं। वो जी टीवी हाँ, कैमरे तो के ये सामने भी कह चिल्ला रहे चिल्ला थे के कि हमारा तौकीर से दूर दूर तक का कोई रिश्ता ही नहीं है। बताइए, और फिर भी आप इश्तिहारी जोड़ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं उनका कोई दामाद नहीं है, उनका कोई बहनोई नहीं है, कोई उनका साला नहीं है। ये सब इनके अपने अपने कर्म हैं और ये जो उन्होंने किया होगा वो भुगतेंगे। हमसे क्या मतलब। देखिए, सबसे बड़ी सामने ये बात आई है, जो विद्वान लोग हैं और जो सेकुलर खेमे में, जो सेकुलर जिहादी कम्युनिस्ट खेमे में जो मेल्टडाउन है, उनका ये तर्क है, अब तक 8 साल से कार्रवाई क्यों नहीं की। उनका ये तर्क होता कि अब तक यूपी सरकार चुप क्यों बैठी हुई थी, बाबा जी का बुलडोजर कहाँ था। तो उसका उसका साधारण सा जवाब ये है कि सरकार जो है संवैधानिक और
और जो भी विधिक व्यवस्था है, जो इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है, जो जो रूल ऑफ लॉ है, कि जब तक आप जो है कोई गंभीर कार्रवाई नहीं आपराधिक कार्रवाई नहीं करेंगे, आपके खिलाफ सरकार कुछ नहीं बोलेगी। क्योंकि यदि पहले सरकार कार्रवाई करती तो आपको मुंह मांगी मुराद मिल जाती कि देखो योगी आदित्यनाथ की सरकार में मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है, देखो मुसलमानों की सरकार में कितना, वो योगी जी की सरकार में मुसलमानों के खिलाफ कितना जुल्म हो रहा है, और आपको योगी जी को एंटी मुस्लिम साबित करने का एक स्वर्णिम अवसर मिल जाता। योगी जी ने एक जिम्मेदार, समझदार, मैच्योर नेता की तरीके से आपको 8 साल जो है पूरी छूट दी, और आपको जो है अब जो करना चाहते थे आपने किया। जब पानी सर से ऊपर से गुजरने लगा और जब आपने बरेली, जो उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा कॉमर्शियल हब है, कॉमर्शियल टाउन है, और एक बड़ी आबादी का शहर है, डिविजनल हेडक्वार्टर है, नगर निगम का शहर है, नास नगरी भी है। योगी जी की सरकार में उस शहर को, पूरे जिले को विकास करने का बहुत काम हो रहा है। तब सरकार ने जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होती है वो किया है। अब सरकार ने अब अगर बरेली की पुलिस ने 10 एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज की हैं दंगे के बाद, जब आपने जो है पुलिस के ऊपर हमला किया, बिना परमिशन के जुलूस निकाला, तो पुलिस क्या चुप बैठी रहेगी? पुलिस भी तो लॉ के, जो भी लॉ ऑफ द लैंड के अनुसार कार्रवाई करेगी। अब पुलिस ने 10 एफआईआर की हैं, उसमें 7 में मौलाना तौकीर रजा का नाम है, अब और उनको जेल भेज दिया है। अब मामला कोर्ट में जाएगा। अब जाइए कोर्ट में लड़िए, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो सरकार ने तो जो काम किया वो कानून सम्मत किया। और ऐसा नहीं है कि जो है योगी जी ने मुख्यमंत्री बनते ही अतीक अहमद के खिलाफ कोई अभियान शुरू कर दिया था। जब प्रयागराज में हत्या हुई थी, इतनी बड़ी घटना हुई थी, और एक गवाह की हत्या हुई थी, उसके बाद ही घटना हुई है ना। और योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले मुख्तार अंसारी जेल में थे, योगी जी ने उसमें तो कुछ नया काम किया नहीं। तो जो भी संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसमें सरकार ने किसी की जाति, मजहब को नहीं देखा है। जिसके खिलाफ कानूनी अगर हिस्ट्री शीट पुलिस की है, और जिसका अपराध का इतिहास है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, तब तर्क दिया जाएगा कि साहब उसको क्यों छोड़ दिया। 25 करोड़ की आबादी का देश है, 100% जो है। अब आप चाहेंगे, अगर सरकार के पक्ष में हम कोई बात कहें तो आप कहेंगे 100% क्यों नहीं हुआ, और वरना जो है जो पहले चल रहा था वो ठीक चल रहा था। तो ये भी एक कुतर्क है कि 100% क्यों नहीं हुआ। अरे 90% से ऊपर तो हुआ ना। और सरकार अभी है ना योगी जी की, बाकी सब आने वाले दिनों में काम होगा। तो ये और पिछले, और मैं तो इनका इतिहास पिछले 40 साल से देख रहा हूं, 85 से बरेली में, कि इनका साम्राज्य को कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी के राज में जम के फला फूला है। और 1992 में जब ये अयोध्या में जो अवैध ढांचा ढाया गया था, उस समय केंद्र में सरकार नरसिम्हा राव की थी, और सलमान खुर्शीद राज्य मंत्री थे। वो तो रोज वहां जाते थे ये इसी तौकीर रजा को मनाने के लिए कि भाई कांग्रेस में आ जाइए और भाई हमारा समर्थन करिए। लेकिन तब तो जो है उसने जो है कहा नहीं, अब आपने तो कौम के खिलाफ काम किया है। तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी में तो हमेशा ये इस बात की होड़ रही है कि कौन ज्यादा सेवा करता है मौलाना की। अब चिट्ठा सामने आ रहा है कि होटल बने हैं तो उसमें भी सरकारी जमीन पे कब्जा किया गया है, और सिविल लाइंस में जो है अवैध तरीके से एक वहां मजार बना ली गई, वहां 70 दुकानें बना ली गई, और मौलाना के जो खास डॉक्टर नफीस हैं, जो उनके पीआरओ कहलाते थे, वो उसका किराया वसूलते थे। तो अब कानून अपना काम करेगा। तो अभी इसमें किस बात का हाउ कैन यू से कि कोई उत्पीड़न हो रहा है। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता का बयान आया है कि भाई ये गिरफ्तारी बहुत गलत है और उनको तुरंत रिहा किया जाए। और लोगों की स्मृति बहुत शॉर्ट होती है, तो उनको ये जान लेना चाहिए, ये केवल बरेली शहर तक का मामला नहीं है। ये बहुत लंबी कॉन्स्पिरेसी है,
देश को दंगे की आग में झोंकने की। और सोशल मीडिया में जो जो कहा जा रहा है, एक बार उसको लोग देख लें कि इस समय कितना जो है किस भाषा में जो उनके समर्थक मौलाना के हैं क्या भाषा बोल रहे हैं कि बस एक बार सरकार आने दो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो लोगों को जो है जो भारत की जो सिविलाइजेशनल फॉल्ट लाइन है, जो भारत जो इतिहास है, जो कुछ इस देश ने मुगलों तुर्कों के जमाने में झेला है और आजादी के बाद सेकुलरिज्म के नाम पर जो कुछ इस देश ने झेला है, और जो अपमान, जो जिल्लत और जो उत्पीड़न हिंदुओं ने सहा है, एक बार उसके ऊपर निगाह डाल लें, सारी बातें साफ हो जाएंगी। लेकिन ये आज ही खबर आई है कि बंबई के एक इलाके के एक वेस्ट चौराहे पर ट्रैफिक को रोक करके दाढ़ी वालों ने सारे जो लोग गुजर रहे थे, जिसमें में अधिकांश हिंदू ही थे, उनके स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे, स्कूटी पे, कारों पे, ऑटो रिक्शा पे, सबके ऊपर स्टिकर लगाए हैं आई लव मोहम्मद। क्या मतलब है इसका? आप हमारे ऊपर, हमारी गाड़ी में जबरदस्ती ये स्टिकर क्यों लगा रहे हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर योगी जी ने कहा कि गजवाए हिंद इस देश में कभी नहीं होगा, तो आप तो गजवाए हिंद के जो योगी जी ने आशंका व्यक्त की थी, उसको आपने साबित कर दिया ना। यही तो गजवाए हिंद है। आप जबरदस्ती जो है हिंदुओं की गाड़ी में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगा रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? ये लोग बताएं जी। बाबा जी, क्या लगता है आपको, संभल के बाद अब बरेली को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है, साफ सुथरा किया जा रहा है? सर, मैं इस पूरे प्रकरण में आई कैन सी द सिग्नेचर्स ऑफ राहुल गांधी। और इस आदमी ने सबसे पहले यूसीसी, एनआरसी, ट्रिपल तलाक ऐसे मुद्दों पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की। और वो जो शाहीन बाग में जो इतना लंबा एक धरना चला और हर देश के हर शहर में एक शाहीन बाग बनाने की उसको कोशिश जिहाद हुई। कहिए, धरना नहीं, वो जिहाद है। जो भी था सर वो, तो वहां से इनकी शुरुआत हुई। वो जब वहां पे जब कुछ कर नहीं पाए और मोदी सरकार ने दिल्ली में इनको महीनों सालों बैठने का मौका दिया, उसके बाद इनकी अगली कोशिश थी, वो थी एक फर्जी किसान आंदोलन। उसमें ये 1.25 साल जो है सिंघू बॉर्डर दिल्ली घेर के बैठे रहे। मोदी सरकार इनको बर्दाश्त करती रही। इनको अपने मनमाफिक रिजल्ट राहुल गांधी को वहां भी नहीं मिले। सर, उसके बाद इन्होंने जो नेपाल की तर्ज पे जेन जी को भड़का के युवाओं को, स्टूडेंट्स को, और जेन जी अब संविधान की रक्षा करेगी, तो मैंने कहा था कि संविधान की नहीं, उसको अगर आप इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस, वो ये कहना चाहता है कि अब तो जेन जी नेपाल की तरह भारत में तोड़फोड़ आगजनी करके, तख्ता पलट करके मुझे या डीप स्टेट के किसी अमेरिकन गुर्गे को सत्ता सौंप देगी, जो कि बाद में मुझे मिल जाएगी। वो जेन जी ने भी सर इनको जवाब दे दिया। तो सर ये इनकी टूल किट का अगला हिस्सा है। अच्छा, ये बहुत दिनों से इस बात को लेके बेचैन थे कि मुसलमान आखिर क्यों नहीं सड़कों पे उतर रहा है। भाई, इतना बड़ा राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बन गया, कोई किसी मुसलमान ने चूं तक नहीं की, कोई सड़क पे उतरने की किसी ने हिमाकत नहीं की। तो राहुल गांधी को बड़ी बेचैनी थी इस बात को लेके कि आखिर मुसलमानों को कैसे उतारा जाए। उसके बाद जब वक्फ बोर्ड का मसला आया तो जगह जगह से धमकियां तो आई कि हम सड़कों पे उतर जाएंगे जब लाखों की संख्या। अच्छा, नेपाल के जब सो कॉल्ड वहां पे जो सो कॉल्ड क्रांति हुई, तो वहां पे पूरे विश्व के मीडिया ने एक बात कहनी शुरू की कि चूंकि सरकार ने बल प्रयोग किया इसलिए परिस्थितियां खराब हुई और आगजनी शुरू हुई। अर्थात कहने का यह मतलब था कि ये उत्पाती सड़कों पे कुछ भी करते रहे, सरकार इनके ऊपर बल प्रयोग न करे।
परंतु योगी जी ऐसे किसी रेस्ट्रिक्शन को मानने वाले नहीं है। उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि दुनिया की हर समस्या का इलाज डंडा है, और वो उन्होंने बरेली में करके दिखा दिया कि अगर तुम साथ खिलवाड़ करोगे तो पुलिस तुम्हें नहीं बख्शेगी, प्रशासन तुम्हें। और प्रशासन के लिए सर 10 मिनट का काम होता है। जो वीडियो आई है कल, प्रशासन बहुत देर तक बर्दाश्त करता रहा और इनसे रिक्वेस्ट करता रहा कि आप लोग बस हो गया, अब आप लोग अपने घर जाइए, हो गया प्रदर्शन, हो गया, आप लोगों का गुस्सा निकल गया, अब आप घर जाइए। इसी तरह दिल्ली पुलिस का भी एक वीडियो आ रहा है जिसमें वो एक अकेला पुलिस वाला, दिल्ली पुलिस का एक हेड कांस्टेबल है, वो लोगों से कह रहा है कि बस हो गया, अब आप घर जाइए, अब आप लोग सही नहीं कर रहे, अब आप लोग। सर पुलिस अंतिम समय तक रिक्वेस्ट करती है, और उसके बाद जब पुलिस ने डंडा भांजना शुरू किया तो 1 मिनट में मैदान खाली हो गया। और सर एक बात बताऊंगा आपको, तो ने संभल से कुछ सीखा नहीं सर। इनका संभल से ज्यादा बुरा हाल होगा, इनका आजम खान से ज्यादा बुरा हाल होगा, और अब इनकी शेष जीवन सिर्फ अदालतों में चक्कर काटते और जमानतें कराते बीत जाएगा, जैसे आजम खान का बीत गया। तो सर ये लात के भूत हैं, ये बात से नहीं मानेंगे, और इनके लिए तो सिर्फ एक उपाय है, लठ और बुलडोजर। अच्छा, आप कह रहे थे ना कि पहले क्यों नहीं किया। सर अमेरिका के न्यायिक व्यवस्था में एक बहुत अच्छा सिस्टम है, वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को या छोटे ऑफेंडर को 1 साल 2 साल 3 साल की सजा दे देते हैं, पर कर देते हैं वी सस्पेंड द सेंटेंस। तुम सजा याफ्ता हो पर अभी तुमको जेल नहीं भेज रहे, अगर तुमने जीवन में फिर कभी कोई अपराध किया तो ये सजा तुरंत लागू हो जाएगी। पर चूंकि हमारा जो न्याय का जो सिस्टम है वो सुधारना है ना अपराधी को, कि वो समाज में रहने लायक बना रहे, तो वो सर जो सस्पेंडेड सेंटेंस होती है ना, वो सारी जिंदगी उसको कहती कि नहीं अब जीवन में कोई काम नहीं करना, गलत नहीं तो तुरंत जेल हो जाएगी, मुकदमा तो होगा नहीं क्योंकि सजा तो ऑलरेडी हुई पड़ी है। सर ये प्रशासन ने ऐसे हर उपद्रवी, उत्पाती, गुंडे, माफिया, बदमाश की फाइल बना के उसको पकड़ा देनी चाहिए कि देखो ये तुम्हारी पूरी फाइल और तुम्हारा पूरा कच्चा चिट्ठा हमारे पास है, अगर तुमने चूं भी की तो ये बेटा देना, ये फलानी 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 प्रॉपर्टी पे 10 मिनट में बुलडोजर चल जाएगा। और इनको नोटिस पहले से दे के रखे, जैसे कल को कोर्ट में कहे जी हम तो इनको 8 साल से नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं, हर तीसरे महीने एक नोटिस पकड़ाती रहे, और जैसे ही तौकीर रजा जैसा कोई दुस्साहसी सड़क पे उतरे तुरंत बुलडोजर रवाना कर दे, ले भैया आजा। अच्छा एक चीज और, वो सोनम वांगचुक को पकड़ के भेजा है ना, जोधपुर भेजा है लेह लद्दाख से, और एक डिब्रूगढ़ में अपने जो है आराम फरमा रहे हैं पिछले 3 साल से, अमृतपाल सिंह जी। इसी तरह तौकीर रजा को भी सर वो जो नॉर्थ ईस्ट का जो सबसे आखिरी पॉइंट है ना, वहां भेज देना चाहिए इनको जेल में, कि जाओ बेटा वहां कुछ दिन जो है तिलावत करो, और कुछ दिन जरा वहां बैठ के जेल में राजनीति करो। सर डंडे के अलावा और कोई उपाय नहीं है। बल सर जहां डंडा काम करता है वो दुनिया की कोई दवाई काम नहीं करती। और आप देख लीजिएगा अब बरेली में कोई चूं कर जाए तो अगले 20 साल तक जी भयभीत नहीं बाबा जी, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा आप इतना सिंप्लीफाई मत करिए। ये प्रॉब्लम सिविलाइजेशनल है, ये प्रॉब्लम इंस्टीट्यूशनल है, और इनको पॉलिटिकल कवर फायर देने वाले
देश के अंदर, देश के बाहर इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हैं कि डंडे से कुछ नहीं होगा। ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत जब तक कार्रवाई नहीं होगी, ये आपके यूपी की भारत की जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये आपका इंडिया अलायंस है, ये तो सब ये तो सब इनको पॉलिटिकल कवर फायर देने वाले लोग हैं। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये केवल डंडा इनका इलाज है? बिल्कुल डंडा इलाज नहीं है। ये लेकिन इट्स ए लॉन्ग टर्म लड़ाई, ये सस्टेन वीरेन जी, बैटल है, ये वीरेन जी, की लड़ाई नहीं है। नहीं वीरेन जी, एक बात सुनिए, हम्म, नुकसान उन पॉलिटिकल पार्टियों का और जमातों का थोड़ा हो रहा है, नुकसान तो इनका हो रहा है। घर तो हाँ इनके टूट रहे हैं, जेल तो ये जा रहे हाँ हैं, ये लोगों को हाँ। दिखाई नहीं देगा क्या? तो 80 साल से यही हो रहा है ना, इसमें नई बात क्या है? नहीं, 80 साल में ये कार्रवाइयां नहीं हुई जो अब योगी नहीं, आदित्यनाथ कर कार्रवाई रहे नहीं हैं। हुई, बिल्कुल ठीक बात है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये इकोसिस्टम इतना मजबूत है कि इससे आपको सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर और मजहब के स्तर पर, कानून के स्तर पर और जो डोमेस्टिक जो इकोसिस्टम है उसके स्तर पर, और जो पूरा जो वोक लेफ्टिस्ट जिहादी इकोसिस्टम यूरोप अमेरिका में बैठा है, जो इनको कवर फायर देता है, उस सबके लिए लड़ना होगा। आप ये मत भूलिए, अरविंद केजरीवाल को मैग्सेसे अवार्ड मिला था, और जब अरविंद केजरीवाल को जब जेल गया था तो यूरोप में कितनी जो है चिल्ल उठी थी, हरे हाय राम उसको जेल भेज दिया। तो इनका इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग है, आप ये मत भूलिए। कल को जो है और आप देखिए अभी 2 दिन में एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी बयान आएगा, और फिर ह्यूमन राइट वॉच का बयान आएगा, फिर कोई एमनेस्टी इस मामले को एमनेस्टी का यूएस तो कांग्रेस बोरिया उठाएगा। बिस्तर बंधवा दिया, एमनेस्टी का तो बोरिया बिस्तर बंधवा दिया था भारत से, हाँ, इंडिया उसका में तो नहीं, लेकिन दफ्तर। इंडिया के बाहर तो एक्टिव है भी। हाँ वो तो ये ठीक है। बहुत लंबी लड़ाई है। ये केवल ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, और ये सस्टेन बैटल है। अभी तक एक भी ऐसा मामला योगी जी के राज में 8 साल में नहीं हुआ जिसमें कोई ये कह सके कि किसी के साथ जाति मजहब के खिलाफ के आधार पे कोई अन्याय हुआ हो, या कोई ज्यादती हुई हो। उसके बावजूद ये आई लव मोहम्मद और इतने भड़काऊ नारे, गुस्ताखे रसूल की एक सजा सरतन से जुदा, ये क्यों लगाए गए? क्या आधार था? सरकार ने क्या ज्यादती की थी आपसे, जो आप सर काटने की धमकी देते हुए अच्छा, सड़कों पर जुलूस निकाल रहे हैं? एक जरा वीडियो देख लेते हैं। ये जो अभी चर्चा हो रही थी ना कि राहुल गांधी ने युवा को, स्टूडेंट को, जैन जी को आह्वान किया था कि वो लोकतंत्र बचाएंगे, तो ये जो मैं वीडियो दिखा रहा हूं, ये जरा राहुल गांधी भी सुने, उनके समर्थक भी सुने, और जरा दर्शक भी देखें। ये भी जैन जी ही हैं जो नारे लगा रहे हैं, उनको जरा ध्यान से सुना जाए। यूपी पुलिस आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यूपी पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। यूपी पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। यूपी पुलिस आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। योगी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यूपी पुलिस आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब ये मुझे पता नहीं कहाँ का है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर तैर रहा है, और मैंने कोशिश भी की थी ग्रोक से इसका जवाब मांगने की। उसका भी कहना ये था कि ये 29 सितंबर को फेसबुक पर वायरल हुआ और उसके बाद से सोशल मीडिया पर है। अब ये यूपी पुलिस आगे बढ़ो, योगी जी लठ बजाओ, खींच खींच के बजाओ, इस तरह के नारे उसमें हैं। ये क्या एक और जवाब नहीं है इन लोगों को जो जैन जी की बात करके समाज में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, देश को डिरिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं? जी वीरेन जी, पहले आप और उसके बाद बाबा जी के पास। देखिए, बहुत स्पष्ट बात हमें समझ लेनी होगी। हमारे अंदर से सेकुलरिज्म के नाम पर पिछले 75-78 सालों में जो एक जो स्वयं बोध है कि हम कौन हैं, हमें ये बताया गया है कि हिंदू होना शर्म की बात है। सनातन धर्म के प्रतीकों को और देवी देवताओं के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करना एक सामान्य फैशन है। यदि किसी धार्मिक व्यक्ति अगर किसी आपराधिक मामले में लिप्त पाया जाता है, तो सारे टीवी चैनल और अंग्रेजी अखबार लिखते हैं गॉड मैन। अरे भाई, गॉड मैन क्या होता है? इट्स ए गॉड डैम मैन।
कि गॉड मैन क्या होता है। अभी दिल्ली के एक बाबा जी का मामला चल रहा है, उनके खिलाफ जो है वो एक कॉलेज चलाते हैं, वहां की छात्राओं ने शिकायत की है, वो अरेस्ट हुए हैं, सब जगह जो है गॉड मैन चल रहा है। अरे गॉड जो है इससे क्रिश्चियन आइडिया, ये भारत का विचार नहीं है। बाबा जी गॉड मैन थोड़ी हैं, वो एक सन्यासी हैं। तो हमें तो ये जो आप वीडियो दिखा रहे हैं कि ये हम ना हमारे अंदर कोई स्वयं बोध है, ना कोई शत्रु बोध है, ना कोई इतिहास बोध है। और जो बाकी हैं, जो हमारी सभ्यता को समूल नाश करने में लगे हुए हैं, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, और ये काम इन्होंने पूरी दुनिया में किया भी है। अब यूनेस्को की स्टडी है, दुनिया की मोर देन 2/3 सिविलाइजेशंस को क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ने समूल नाश किया है। पूरा यूरोप नाश किया है क्रिश्चियनिटी ने, पूरा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका नाश किया क्रिश्चियनिटी ने, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को किया है। और यही काम इस्लाम ने वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में किया है। तो लेकिन ये बात जैसे हम उठाते हैं तो ये कहा जाता है ये बात सेकुलर नहीं है, ये बात पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, ये फैशन के खिलाफ आप मत बोलिए। और जो इस देश में इतिहास जो हुआ है तुर्को मुगलों के राज में, उस पर प्रश्न मत करिए। एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में अकबर के नाम से ग्रेट हटा दिया, अकबर द ग्रेट, तो उसी पे हाय तौबा हो रही है, या अल्लाह ये क्या हो गया, अकबर के नाम से गेट हटा दिया गया। तो पहले हमें अपना हमें शत्रु, अगर कोई क्रिश्चियन है तो उसके लिए हर क्रिश्चियनिटी को नहीं मानने वाला हर व्यक्ति पैगन है, यानी या तो वो कन्वर्ट हो जाए या मरने के लिए तैयार रहे। वही इस्लाम का है कि अगर आप ईसाई हैं, यहूदी हैं, आपको जिंदा रहने का अधिकार है, सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, पाबंदियों के साथ। लेकिन अगर आप वो नहीं है तो आप काफिर हैं, या तो आप कन्वर्ट हो जाइए या जजिया पे करिए, वरना आपको जीवित रहने का अधिकार नहीं है। हमास जो इस समय लड़ रहा है इजराइल से गाजा में, हमास का चार्टर साफ पढ़ लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा है कि जब तक धरती पर एक भी यहूदी या काफिर है, कयामत नहीं आएगी। और हमको सिखाया गया है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। क्या क्या ये नारा कभी आपने सुना किसी मस्जिद में, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम? वहां तो मौलाना बोलेगा कि ये तो शिर्क है, और ये तो कुफ्र है। तो ये जो तो ऐसे समाज में योगी जी जो पिछले अगर ज्यादा दूर ना जाएं, 5 अगस्त को जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और योगी जी ने वहां पे हिंदुओं की उत्पीड़न के खिलाफ जो आवाज उठाई, क्या कोई नेता, क्या कोई अन्य दल का संगठन उनके पक्ष में आया? प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लेके घूम रही थी संसद में, लेकिन और उसके बाद जो है ट्विटर पे कैंपेन चली, ऑल आइज ऑन गाजा। क्या बांग्लादेश के हिंदुओं का जो वहां पे सामूहिक नरसंहार हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, क्या उसके खिलाफ कोई बोला? तो इस देश में सबसे बड़ी चुनौती है लोगों में शत्रु बोध जागृत करना। केवल योगी जी के लट चलाने से कुछ नहीं होगा, जनता को भी सामने आना होगा। और जनता को सामने आने का मतलब ये नहीं कि सड़क पे आके दंगा करना होगा, जनता को ये पहचानना होगा कि कौन सा दल किसके साथ है। क्या भारतीय जनता पार्टी के अलावा क्या देश में कोई ऐसी पार्टी है जो हिंदू नाम लेने का साहस रखती हो? क्या कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में, राष्ट्रीय जनता दल में और तमिलनाडु की डीएमके में क्या ये साहस है? या क्या सीपीएम में ये साहस है? सीपीएम केरला की सरकार बड़ी प्रगतिशील सरकार है, वो बाकायदा बड़ा भारी स्क्रीन लगा करके वीडियो के जरिए हमास के नेता का फिलिस्तीन से भाषण चल रहा है और केरला के लोग सुन रहे हैं, अरबी में बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इस्लाम की एकता के नाम पर हजारों लोग बैठ के उसका भाषण कर रहे हैं। तो पहले यू सेट योर ओन हाउस इन ऑर्डर, पहले आप पहचानिए। उनका तो शत्रु बोध एकदम स्पष्ट। हमारा शत्रु बोध क्या है? हमने अपने घर में शत्रु ढूंढ लिया है कि हम अन्य जाति वाले से घृणा करते हैं, कि अगर हम सवर्ण हैं तो हमारा शत्रु बैकवर्ड है, अगर हम बैकवर्ड हैं तो हमारा शत्रु दलित है। हमने तो अपना शत्रु अपने घर में ढूंढ रखा है ना, लेकिन उनका शत्रु घर के बाहर है। ये पहले एकदम लोगों को स्पष्ट हो जाए। लठ बजाना ये एक रूटीन प्रशासनिक एक्शन है जो कोई भी सरकार होगी उसको लॉ के तहत करना चाहिए।
जो बरेली में हुआ है वो सरकार ने कुछ भी कानून के दायरे के बाहर जाके नहीं किया है। जब जब लोगों की भीड़ ने बिना किसी परमिशन के जुलूस निकाला, पुलिस का बैरिकेड तोड़ा, पुलिस के ऊपर हमला किया, 35 जवान घायल हुए, उसके बाद पुलिस की कार्रवाई हुई है, एफआईआर हुई है, लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो कुछ भी हुआ है 100% कानून सम्मत हुआ है, कानून के दायरे में हुआ है। कोई जी ये जी नहीं कह सकता कि उसके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हुई है जो कानून के दायरे के बाहर जाके हुई है। बाबा जी, एक और वीडियो में प्ले करता हूं, ये फतेहपुर का है। जैसे ही पुलिस ने वहां जाकर के कहा कि ये जो पोस्टर लगे हुए हैं घरों के बाहर, इनको जी तुरंत हटाइए, नहीं तो बुलडोजर आएगा। उसके बाद देखिए क्या हुआ। सब ने हटाने शुरू कर दिए। लगाया नहीं होगा। ये है बाबा का खौफ, और मुझे नहीं लगता कि इससे पहले इस तरह के नारे हमें और आपको सुनाई पड़े हों। यूपी पुलिस तुम लठ बजाओ। सीधी सी बात है, लोग भी अब मन से तैयार हो गए हैं, और शासन प्रशासन चूंकि योगी जी का है, इसलिए पुलिस प्रशासन, सारा तंत्र और लोग भी अब सड़कों पर आ गए हैं समर्थन देने के लिए। जी सर, देखिए, निश्चित रूप से लोगों में जागरूकता तो आई है, और ये हमारे सर जो अभी बात कर रहे थे ना, न स्वयं बोध है न शत्रु बोध है, ये तो बिल्कुल सही बात है कि हम लोग सदियों से डोडो बने रहे। डोडो वो मॉरिशस के द्वीप में एक पक्षी था जिसको लगता था कि उसका कोई जीवन में शत्रु ही नहीं है, तो न तो उसने भागना सीखा, न उड़ना सीखा, न वो किसी से डरता था। और तो वहां पे डच सैनिकों की एक टुकड़ी आई, उन्होंने देखा यार, अच्छा उसका वजन काफी बड़ा पक्षी होता था, वो उनको लगा यार ये तो 10-20 किलो इसमें मांस है और बड़ा लजीज है। उन्होंने उसको मार के खाना शुरू किया, और थोड़े सालों में, 1-2-4 सालों में उस द्वीप से पूरी की पूरी पॉपुलेशन ही खत्म कर डाली। उस पक्षी को न उड़ना आता था, न समुद्र में तैरना आता था, न तेज भागना आता था, न छुपना आता था। उसने अपनी बचाव के लिए कोई मैकेनिज्म सीखा ही नहीं था। सर, ये हिंदुओं, हम लोग ना, मैं तो कहता हूं कि हम लोग भी डोडो जैसे हैं। हमने आज तक अपने इतिहास से कुछ सीखा ही नहीं कि इन आतताइयों ने इतिहास में हमारे साथ क्या क्या किया है और आगे क्या करेंगे, और हम अपने छोटे से तुच्छ से फायदे के लिए इनको पालते पोसते रहे। हमको सेक्युलरिज्म का ये लोग चूरन चटाते रहे, और आज तक हम उसको चाट रहे हैं। और आज भी हम अपने छोटे छोटे लाभ के लिए इन्हीं के चक्कर में फंस के इनको वोट देते हैं, इनकी सरकारें बनवाते हैं। आखिर राम मंदिर बनाने के बाद भी उत्तर प्रदेश में 42-43 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियां 42-43 सीटें जीत गई। अब आप बताइए, इसमें कहां से हम मान लें कि भाई हिंदुओं में कोई स्वयं बोध या शत्रु बोध आया है? तो सर, वो अब जाति बोध है बात बस। यह है, और आज ही मैं एक जगह पढ़ रहा था कि जो कौम अपनी सुरक्षा का दायित्व सिर्फ सेना और सरकार को देके अपने कर्तव्य की अतिश्री मान लेती है, उसके साथ बहुत धोखा होता है, और हम हिंदुओं के साथ दोबारा बहुत जल्दी भविष्य में धोखा हो सकता है। एक चीज और है, आप उत्तर प्रदेश में किसी से भी बात कर लीजिए, वो कहते हैं कि योगी जी ने अब तक जो कुछ किया है
या मोदी जी ने अब तक जो कुछ किया है, एक बार इनकी सरकार बन जाने दीजिए, यूपी में, बिहार में 1 मिनट में सारा कुछ, सारी व्यवस्था बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगी। अखिलेश जैसी एक सरकार अभी आ जाए, 1 मिनट में सारी पुरानी व्यवस्था लागू हो जाएगी और ये गुंडे, ये आतताई पुनः सड़कों पे ऐसे ही उतर आएंगे और आपका शाम 6 बजे के बाद सड़क पे निकलना फिर दूभर कर देंगे। तो सब अब तो प्रदेश के, देश के हिंदुओं को ये समझना होगा कि इस खतरे को पहचाने, और ये भेड़िए हैं, ये नहीं सुधरेंगे। इसलिए इनको कैसे दूर रखना है, कैसे कंट्रोल में रखना है, कैसे इनसे निपटना है, इसका उपाय तो सर बहुसंख्यक समाज को सोचना ही होगा, और उसका एकमात्र तरीका है वही स्वयंबोध और शत्रुबोध, जो कि हमेशा वीरेंद्र भाई इसी पे फोकस करते हैं। जो जयपुर डायलॉग्स का इस बार का जो थीम है ना, शत्रुबोध पैदा करें, तो वो मुझे सर की बात अच्छी लगती है। शत्रुबोध तब पैदा होगा जब पहले आप स्वयं बोध पैदा करेंगे। आप स्वयं को तो पहचानिए, जब आप स्वयं को पहचानेंगे तभी आपको, आपके अंदर वो अंतर्दृष्टि पैदा होगी जो आपको ये बताएगी कि शत्रु कौन है। और जरा निश्चित रूप से जी जी आप अपनी बात पूरी करिए। और निश्चित रूप से देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोगों ने, या हमारी जो भाजपा की जो नई पीढ़ी नेताओं की उभर के आई है, दे आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब, उसमें कोई दो राय नहीं है। देश उनके नेतृत्व में सुरक्षित हाथों में है जब तक मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं और भाजपा की इतनी बड़ी लीडरशिप है। परंतु आगे क्या, वो उसका आगे अपना भविष्य सुरक्षित करना हम हिंदुओं के हाथ में है। हम डिसाइड करेंगे कि आगे हम जिंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे। जी जरा एक बरेली रेलवे स्टेशन का दृश्य मैं दिखा देता हूं, और ये अपने मित्र अनुपम मिश्रा की ट्विटर वॉल पर है, जिसमें उन्होंने लिखा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जहन्नुम की टिकट कटवा दूंगा बयान के बाद बरेली में एक बड़ी भीड़ रेल और बस स्टेशनों पर टिकट कटाकर अगली ट्रेन या बस का इंतजार कर रही है। ये क्या संकेत मिलता है इससे, वीरेन जी? जी, ये संकेत ये मिलता है कि जो आज एसएसपी बरेली ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि इतने लोग बाहर से आए थे, और तो खैर मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये लोग जो जो रेलवे स्टेशन पे भीड़ लगाए हैं, ये सब वो लोग थे जो बाहर से आए थे दंगा करने। ये वो लोग हैं, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि जो सुन्नी मुसलमानों का जो बरेलवी सेक्ट है, उसका सबसे बड़ा जो उनका पिलग्रिमेज सेंटर है वो बरेली है। आला हजरत की दरगाह यहीं पर है, जिन्होंने इस सेक्ट की स्थापना की थी। इस नाते बरेली में पूरे देश से बड़ी संख्या में लोग, लाखों की संख्या में बरेली हर साल आते हैं, और उर्स पे तो और बड़ी संख्या होती है। और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, यानी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सुन्नी मुस्लिम आबादी में सुन्नी आबादी का बहुत बड़ा बहुमत है, 90% है। यदि अगर सबको वीजा मिल जाए तो अकेले पाकिस्तान से लाखों लोग बरेली आना चाहेंगे। तो ये जो लोग भीड़ आपको दिखाई पड़ रही है, ये वही जायरीन थे या पिलग्रिम थे जो वापस लौट रहे हैं बरेली से, जो आए होंगे यहाँ पे जियारत के लिए या अपनी पिलग्रिमेज के लिए। तो ये कोई इसको जो है इस घटना से सीधे नहीं जोड़ सकते, सिवाय इसके कि हालात क्योंकि इस समय वहां पे सामान्य नहीं है, तो लोग अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस शहर को छोड़ रहे हैं। जी, लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि जब किसी शहर में दंगा होने वाला होता है तो जो बुजुर्ग होते हैं, जो ख्वातीनें होती हैं और जो बच्चे होते हैं, अक्सर उनको कहीं सुरक्षित भेजा जाता है। ये भी है।
देखिए आजादी के के आज जो है अब 80 बरस हो जाएंगे इस 2027 में, और आज तक जो है इस देश के जितने मार्क्सवादी और लेफ्टिस्ट और कांग्रेसी और समाजवादी बुद्धिजीवी हैं, जिन्होंने लाखों लेख लिखे होंगे, हजारों किताबें लिखी होंगी, हमको यही बताया गया है कि आरएसएस नफरत फैलाता है। हिंदू जो है पिछले 1000 साल से ईसाइयों और मुसलमानों की हिंसा का शिकार हुआ है। और जो अमेरिकन हिस्टोरियन है विलियम डुरैंट ने लिखा है कि दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ है पिछले 1000 सालों में, लेकिन ये बात हमारे इतिहास से गायब है। और आज उल्टे जो है, जो पॉलिटिकल साइंस में कॉन्सेप्ट है गैस लाइटिंग, यानी हिंदुओं में जातिवाद है, हिंदुओं में दहेज प्रथा है, हिंदुओं में सती प्रथा है, और हिंदुओं में सारी गंदगी है, हिंदू घृणा फैलाते हैं, हिंदू दंगा करते हैं, आरएसएस दंगा करता है, बीजेपी दंगा करती है। ये बात पिछले 80 बरसों में कूट-कूट के लोगों के दिमाग में भरी गई है। तो जब आपको अपने को ही घृणा करना सिखाया गया है, जिसको बोलते हैं सेल्फ कंडेमिनेशन सिखाया गया है, सेल्फ फ्लैगेलेशन सिखाया गया है, तो कहाँ से आप समझ पाएंगे कि आपका स्वयं बोध क्या है, शत्रु बोध क्या है? भाई कब ऐसी घटना, केवल यूपी की बात करें, जहां हिंदुओं ने किसी अपने त्योहार के दिन या कभी किसी मुसलमानों के जुलूस पे हमला किया हो, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने, सेकुलर सरकारों ने सेकुलरिज्म के नाम पर हमेशा हिंदुओं को ही दोषी ठहराया है दंगा करने का, और संघ के ऊपर आरोप लगाया है कि ये घृणा फैलाता है। कश्मीर से 20 लाख हिंदू मार के भगाए गए, उनको गालिब गालिब सालिब का ऑप्शन दिया गया था, या तो कन्वर्ट हो जाओ और या भाग जाओ या मरने को तैयार रहो। तब वहां क्या किया था आरएसएस ने? कौन सी घृणा फैलाई थी? कश्मीर फाइल फिल्म में क्या दिखाया गया है? वो स्कूल की टीचर को पहले रेप किया गया और फिर बकायदा आरा मशीन में ले जाके आरी से काट दिया गया। ये तो रिकॉर्डेड इंसिडेंट है। यासीन मलिक जो 16 एयरफोर्स के अधिकारियों की हत्या का दोषी है, वो मनमोहन सिंह के जमाने में प्राइम मिनिस्टर आवास में पीएम से जो है एक ऑनर्ड गेस्ट की तरह मिलता था। आज और जब से मोदी जी आए वो जेल में है। तो ये सब जो इतिहास रहा है, और अगर जब हमारे पास कोई स्वयं बोध या इतिहास बोध नहीं होगा, तो ये हम कैसे जान पाएंगे कि हमारे हित में क्या है, हमारे अहित में क्या है? हम तो बस केवल उस पार्टी को वोट देते हैं जो हमको बोलेगी हम तुमको फ्री बिजली देंगे, हम तुमको फ्री में पानी देंगे, हम तुमको जो है फ्री में पेट्रोल देंगे। कुछ ना कुछ उल जरूर ऑफर कर देगी, वो आप मान लेंगे। लेकिन कभी कोई ये पूछता है कि आम आदमी पार्टी का जो ये नेता जो फ्री देने का वादा कर रहा है, सरकार के पास क्या इसका पैसा है? भारत सरकार ने अभी जीएसटी नेक्स्ट जेन रिफॉर्म में सारी उपभोक्ता वस्तुओं पर टैक्स कम किया, सीमेंट पे भी कम किया। हिमाचल सरकार ने तुरंत 5 रुपए पर बैग एडिशनल ड्यूटी लगा दिया। ये वही हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार है जो ये कह के आई थी कि हम जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करेंगे, जो कि करना संभव ही नहीं था। और तमाम तरह की उसने फ्रीबीज ऑफर किए थे, ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, और वहां पे मालूम पड़ा कि 6 महीने के अंदर वेतन बांटना मुश्किल हो गया, पेंशन देना मुश्किल हो गया। और वही पे, और ये बात कल पीएम ने अपने भाषण में कही भी है, बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करते समय, कि हमने उपभोक्ता को छूट दी और हिमाचल की सरकार ने तुरंत 5 रुपए पर बैग का टैक्स लगा दिया। तो ये जो है तुरंत जो है कोई आपके आगे हड्डी फेंकेगा और आप कूद पड़ेंगे तो भी झेलने को तैयार रहिए। बाबा जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे आखिर में? आप म्यूट हैं। अभी वीरेंद्र भाई ने बताया कि 5 रुपए की फ्रीबी, छोटी सी एक फ्रीबी में नेता हमारा बढ़ा दी थी ऊपर से। हाँ नहीं, मैं फ्रीबीज की बात कर रहा हूँ। जी 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 फ्रीबीज बांट के आम आदमी पार्टी जैसी पार्टीज ने लोगों का वोट लिया और जनता को बेवकूफ बनाया, और पंजाब जैसी संवेदनशील राज्य की जनता ने उनको अपने राज्य की सत्ता थंपिंग मेजॉरिटी से सौंप दी। खैर,
5 सालों में उन्होंने पंजाब का क्या हाल किया है, ये इससे आप पंजाब में आके देखिए कि आज पंजाब देश में हर पैरामीटर पे अंतिम पायदान पे पहुंचने की तैयारी में है। आज वहां से उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासियों को मार मार के भगाया जा रहा है, उनके बिजनेसेस पे कब्जा किया जा रहा है, और उसमें पंजाब का हिंदू भी बराबर शामिल है। जबकि एक सिख नेता कह रहा है कि हम इनको इसलिए भगा रहे हैं कि जब कभी रेफरेंडम होगा तो ये तो हमारे लिए वोट करेंगे नहीं, ये अप्रवासी भैया। तो मैंने पूछा कि क्या हिंदू जो आज इन अप्रवासियों को पंजाब से भगा रहे हैं, क्या उनको ये पता है कि वो कर क्या रहे हैं? क्या उनको ये पता है कि हिंदुओं के बिजनेसेस पे एक खास लॉबी कब्जा कर रही है पंजाब में? तो सर वही बात है, न स्वयं बोध है न शत्रु बोध है। इनको ये पता ही नहीं है कि अपने लिए ये अपनी ही स्वयं की चिता तैयार कर रहे हैं पंजाब में। और ये ही स्थिति सर कमोबेश पूरे देश में है। हमें जातियों में, हमें पता नहीं कौन से वर्ग में इन पॉलिटिकल पार्टीज ने बांट दिया है, और हम बंटने को तैयार हैं। राहुल गांधी पूरी सरेआम, पूरी बेशर्मी से जाति जनगणना की बात करते हैं। हिंदुओं को पता नहीं कितनी हजारों जातियों में बांट के दिखाया जाता है और मुसलमानों को एक दिखाया जाता है। मुसलमान इतने प्रतिशत और ब्राह्मण की उपजाति, ब्राह्मणों में भी उपजातियों में बांटा जाता है हिंदुओं को। तो सर बात यह है कि ये इस षड्यंत्र को हम हिंदुओं को ही समझना होगा। हम इसको जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना हमारे बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नहीं तो जिस तरीके से पूरी जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उसमें हिंदुओं का सर्वाइवल आने वाले 10-20 सालों में बहुत मुश्किल होने जा रहा है। इस चीज को मैं यहाँ पंजाब में बैठ के प्रत्यक्षतः देख पा रहा हूं कि कितनी बेशर्मी से हिंदुओं को यहाँ से भगाया जा रहा है, और पंजाबी हिंदू को समझ में ही नहीं आ रहा है, वो उसमें शामिल है उनको भगाने में। उनको ये पता नहीं कि अगला नंबर तुम्हारा ही है। और जबकि गुरपतवंत सिंह पन्नू का आ चुका है कि हिंदुओं पंजाब छोड़ो, तब भी पंजाबी हिंदू को अक्ल नहीं है। ये स्थिति है। इस पर भी एक अलग से प्रोग्राम करना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपका भी, और वीरेन जी आपका भी। आप जुड़े, महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने चर्चा की। थैंक यू सो मच। और दर्शकों से निवेदन रहता है, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा, लाइक करना ना भूलें। लाइक जरूर कर दिया करें, इससे रीच बढ़ती है। और वीडियो को शेयर करें, अपने मित्रों को भेजें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिए हुए हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। और बाबा जी के 2 चैनल हैं, बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी, उसको भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। जय श्री राम। नमस्कार। जय श्री राम।